चंद्रशेखर जोशी उत्तराखंड टुडे में आपका स्वागत है। कांग्रेस इस समय अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। उसकी जो 2024 की चुनौतियां हैं वो बहुत व्यापक हैं और आज़ादी के बाद के दौर में ये 19वां लोकसभा चुनाव जो 3 महीने बाद होना है उसमें कांग्रेस की एक प्रकार से अग्नि परीक्षा होनी है। 18वीं लोकसभा में उसके पास केवल मात्र 52 सीट रही है और 2014 के चुनाव में भी वह मुख्य विपक्षी दल की एक मान्यता नहीं प्राप्त कर सकी और उसके सामने इस समय हार की हैट्रिक का खतरा मंडरा रहा है। वहीं संगठन की कमजोरियां, कांग्रेस के भीतर से उभर रहे अलग अलग स्वर, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समय अनेक मुद्दे हैं जो हिंदू राजनीति को प्रभावित करते हैं और सबसे बड़ा मुद्दा 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो राम मंदिर, हिंदू कार्ड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे ध्रुवीकरण के मुद्दे जो कांग्रेस जो आरोप लगाती है उन मुद्दों का कांग्रेस किस तरह से मुकाबला करेगी और कांग्रेस के नेतृत्व में या कांग्रेस को दूरी बनाते हुए इंडिया गठबंधन को लेकर जो राजनीतिक प्रक्रिया चल रही है उसमें भी एक अभी स्पष्टता नहीं आई है। सीट शेयरिंग को लेकर चीज़ें सामने नहीं आई हैं, नेतृत्व को लेकर संकट है। तो इन तमाम मसलों को लेकर कि किस तरह से 2024 के चुनाव 2014 और 2019 के चुनाव से फर्क करेंगे, कांग्रेस के लिए इन चुनावों का उनकी राजनीतिक लड़ाई में क्या महत्व है, इसको जानने के लिए 2 बार के पूर्व सांसद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतीक टंडा जी से बात करते हैं। दरअसल कांग्रेस जिस तरह से राम मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा में जाना है या नहीं जाना है, इसको लेकर एक अंतर्द्वंद और दुविधा की शिकार रही है। कांग्रेस के भीतर से डॉक्टर कर्ण सिंह, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह और कई नेताओं ने इस फैसले को पार्टी लाइन से अलग लिया। तो इसको कैसे कंपनसेट करेगी, लोगों में राम विरोधी या हिंदू विरोधी होने की छवि को कैसे इसका प्रतिकार करेगी? यूसी जी, जैसे आपने आज शुरुआत में की कि कांग्रेस अपने कठिन दौर से गुजर रही है, मैं समझता हूँ कांग्रेस नहीं है, इस समय देश अपने कठिन दौर से, चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। 2 मुद्दे साफ और स्पष्ट हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मीडिया और मोदी सरकार, संघ RSS चाहते हैं दोनों को मिला दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। सबने कहा, सारी पार्टियां जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि जो भी न्यायालय का निर्णय होगा उससे हम सहमत हैं। न्यायालय के निर्णय के आने के बाद उसकी अलग अलग लोगों ने व्याख्याएं की, कुछ ने सवाल भी उठाए, लेकिन न्यायालय निर्णय को सबने माना और उसी न्यायालय के निर्णय के आधार पर अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है और उसी न्यायालय के निर्णय को लेकर भविष्य में अयोध्या के पास कहीं पर मस्जिद बने। जब राम का मंदिर बन रहा है, न्यायालय द्वारा स्थापित हुआ है, सारी पार्टियों ने कहा कि हम इस निर्णय को मानेंगे, तो इसलिए मंदिर वाले मुद्दे में और राम के मुद्दे में तो कोई विरोध नहीं है। मूल मुद्दा क्या है कि जो 22 तारीख का कार्यक्रम है, जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसको लेकर के कांग्रेस के और देश के लोगों के सवाल है। अब उस और देश के जो धर्माचार्य हैं, हिंदू धर्म के शास्त्रों मर्मज्ञ हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया। कांग्रेस का कहना है कि देश का जो संविधान है एक सेक्युलर गणराज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री। देखिए, जब पहला सोमनाथ के मंदिर के समय तो कोई विवाद भी नहीं था, उस समय भी देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्रपति
राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, अपनी सहमति नहीं दी थी, क्योंकि देश को, प्रधानमंत्री को या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को किसी एक धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं दिखना चाहिए। उसी आधार पर आज भी कांग्रेस ने कहा है कि हम 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, जहां मोदी और आरएसएस ने उस सारे कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया है, हम उस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। राम मंदिर के दर्शन के कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वतंत्र है जब चाहे। तो कांग्रेस का मूल जो विरोध है वो 22 तारीख को आरएसएस, मोदी सरकार, बीजेपी के द्वारा राष्ट्र को, चरित्र को, सेकुलर चरित्र को बदलने की जो साजिश है, उसके विरोध में उस कार्यक्रम का बहिष्कार हम कर रहे हैं। न कि राम मंदिर समारोह का, राम मंदिर का बहिष्कार। वहाँ सारे कार्यकर्ता जाने को तैयार, स्वतंत्र है। और इस संदर्भ में मैं चारों शंकराचार्यों, 3 शंकराचार्यों ने भी सवाल उठाए हैं कि ये धार्मिक कार्यक्रम है और हर धर्म की अपनी मान्यता है कि दोनों की अपने प्रोटोकॉल है, दोनों की अपनी संस्था है। जैसे पुरी के शंकराचार्य ने कहा कि शंकराचार्य की इंस्टीट्यूशन व्यक्ति का नहीं, एक इंस्टीट्यूशन का सवाल है। मैं उस प्राण प्रतिष्ठा में जाऊं, मोदी उस प्राण प्रतिष्ठा यजमान बने और शंकराचार्य ताली बजाए, मोदी जी को ख्याल नहीं है, मुझे तो शंकराचार्य के इंस्टीट्यूशन को बचाना। और इसलिए उन्होंने भी कहा, उसका विरोध किया। उन्होंने तो टाइमिंग को लेकर भी कहा, जब मंदिर पूरा नहीं है। ये धर्माचार्य के सवाल। ज्योति पाठ के शंकराचार्य ने भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री एक सेकुलर प्रधानमंत्री, वो सिर्फ एक धर्म के कार्यक्रम में आना चाहते हैं या सभी धर्म के कार्यक्रमों में, मंदिर, मस्जिद, सब जगह उद्घाटन करें तो स्वागत होता। लेकिन एक कार्यक्रम हड़ करके वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं। और किसी भी देश में राज्य का जो प्रतिनिधि होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, उसमें राज्य का प्रतिनिधि, देश का प्रतिनिधि राष्ट्रपति होता है। अगर देश का कार्य हो तो राष्ट्रपति जाते हैं और सारे प्रधानमंत्री से लेकर नेता प्रतिपक्ष सब लोग वहाँ पर एज ए इनवाइटी का सदस्य होते हैं। सब एक प्रोटोकॉल में होते हैं और प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल तो बड़ा ही होता है, इसलिए वो पहली सीट में होते हैं। लेकिन यज्ञ समारोह को धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए विद्वान कर रहे होते, ऐसा नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि कांग्रेस ने, जो नेहरू जी ने हमको सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में जो एक परंपरा स्थापित की थी कि राज्य को किसी भी धर्म के साथ जुड़ते हुए महसूस नहीं कर, हम उसी परंपरा को आगे निभा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में? 2019 में सबसे पहले संविधान में के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल माना है। उसके बाद जो उनके राम मंदिर को इशू था वो तकरीबन पूरा होने की ओर है। अब तीसरा जो इशू है यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब उनका अगला लक्ष्य है। तो क्या उनके जो इशूज़ थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे और जिसको लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हिंदूवाद या ध्रुवीकरण के लिए एक आरोप लगते हैं। तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है? देखिए, जो सवाल है इस समय हमारे नेता राहुल गांधी ने बहुत साफ कहा है कि इस समय देश के अंदर 2 विचारों की लड़ाई। एक कांग्रेस जो भारतीय संविधान के अंदर बनी हुई, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष की विरासत और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक की समता की विरासत हमारे देश के संविधान है। तो उस संवैधानिक मूल्यों बनाम जो संघ का और आरएसएस का कि हिंदुस्तान के राष्ट्र के चरित्र को बदलना है, उसके बीच में ये संघर्ष चल रहा है। हम भारतीय संविधान के बुनियादी मान्यताओं को कि ये देश सबका है, सभी धर्मों का है, सभी लोग इस देश के नागरिक हों या व्यक्ति हों, हमारे संविधान के प्रीमियल के हिसाब से हमारी जो सेकंड यात्रा चल भी रही है कि न्याय यात्रा, हम मानते हैं इस देश के अंदर
सबको समानता का अवसर मिलना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए, राजनीतिक न्याय होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना, यही भारत जोड़ो की परिकल्पना को लेकर के राहुल गांधी ने पहले यात्रा की थी। अब दूसरी यात्रा सामाजिक न्याय यात्रा के नाम से निकल रहे हैं। ये मूल उद्देश्य है। मोदी सरकार 10 साल में जो वादे के साथ आई थी, उस समय इन्होंने वादा नहीं किया था कि हम इस राष्ट्र के चरित्र को बुलाएंगे। जब हम लगाते थे कि असली उद्देश्य इनका इस देश के सेक्युलर कैरेक्टर को, मूल चरित्र को बदलना, घृणा और नफरत की राजनीति को बना, ये कहते नहीं, हमारा नारा तो है सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। तब इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, हम 15 लाख रुपया जो विदेशी बैंकों में अवैध ब्लैक मनी है उसको हिंदुस्तान के आम लोगों के खातों में डालेंगे, हम करप्शन के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम देश की जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उसको लूटने से बचाएंगे। और इन 10 सालों में आपने देखा बेरोजगारी की दर इस समय इन 45 सालों में सबसे ज़्यादा है। शिक्षित बेरोजगारी की दर तो 10% से भी 25% से ऊपर चली चुकी, जो ग्रेजुएट हमारे शिक्षित, आम दर 10 पॉइंट से ऊपर जा चुकी है। हिंदुस्तान की अभी एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई है, सिर्फ महज 4% लोगों की मासिक आय 70,000 रुपये। 1 अरब 40 करोड़ के देश में सिर्फ 4% लोगों की मासिक आय 70,000 रुपये, तो सारा देश तो कहते हैं गरीबी के नीचे के लिए है। सवाल है अब चुनाव में ये सवाल न उठेंगे, इस पर न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देने वाले सरकार के, चाहे दिल्ली में हो या देहरादून में हो, प्रधानमंत्री की लोकसभा क्षेत्रों वहाँ पर दुष्कर्म किया जाता है, बालिका के साथ, छात्रा के साथ 4 महीने लग जाते हैं पकड़ने में। मालूम पड़ता है बीजेपी के एक्टिव कार्यकर्ता हैं। हमारी इसी विधानसभा क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री की है, यहाँ पर एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म हो जाता है। 8 घंटे माँ को लग जाते हैं थाने में एफआईआर दर्ज कराने में, और 5 से लेकर 8 दिन लग जाते हैं बीजेपी के जो मंडल लगता है उसकी गिरफ्तारी में। ये सारे सवाल लोग ना पूछे, ये न पूछे कि देश के अंदर जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो सबसे बड़ी फौज थी, भारतीय फौज, उसको आपने डिसमेंटल करके ये अग्निवीर योजना चला दी। उत्तराखंड के लोग न पूछ सकें, पंजाब के लोग न पूछ सकें, बिहार के लोग न पूछे, उत्तर प्रदेश के किसान न पूछे, भाई मेरा एक बेटा खेती को संभालता था, एक बेटा सैनिक में था। अग्निवीर योजना ने उस लाखों करोड़ों के रोजगारों भविष्य को नीचे दिखा दिया। तो ये जो सवाल है, इस पूरे दौर के अंदर पूरे देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है, और अडानी अंबानी आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में 5-6 लोगों में हो गए। इन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए ही ये जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को किया गया, और इसलिए धर्माचार्य जो खुद उस आंदोलन के साथ हिस्से में थे, उन्होंने भी सवाल उठाया, आखिर ऐसी जल्दी क्या थी? इसका मतलब आपका निहितार्थ कुछ है, और वो निहितार्थ क्या है? चुनाव में आपसे इन पर सवाल ना पूछे, मोदी जी महंगाई क्यों नहीं थम रही, मोदी जी बेरोजगारी क्यों नहीं थम रही, मोदी जी सीमा पर क्यों दुश्मन घुस बैठा है, चीन हमारे 20 जवानों की शहादत चीन के बॉर्डर में होगी, मोदी जी कहते हैं ना कोई घुसा ना कोई घुसेगा। आखिर हमारों की जवानों की 20 शहादत किसकी सर जमी पर हुई है ना? तो ये जो सवाल है, इन सवालों का जवाब से बचने के लिए, ध्यान बटाने के लिए आप इस मुद्दे को उठा करके हमको राम का विरोधी घोषित करना चाहते हो, जबकि राम का मंदिर निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ। और जब भी भारत के लोग जाएंगे, क्या सिर्फ प्रतिष्ठित लोग ही जाएंगे, वीआईपी लोग ही जाएंगे उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में? आप क्यों देश के लोगों से करें कि हाथ जोड़ें कि ना आइए? तो एक राजनीतिक उपलब्धि से अपनी नाकामी को, अपनी कमी को छुपाने की कोशिश है। और जहाँ तक है हिंदू राष्ट्र बन गया, हमको भारत की जनता पर पूरा विश्वास है, और गांधी जी पर पूरा विश्वास है, और आज भी लोग गांधी के नाम से दुनिया में भारत की पहचान है। हम उनके मंसूबों को पूरा इस देश की जनता नहीं होने देंगे।
राहुल गांधी की मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा 2022 में शुरू हुई थी और 2022 की उस यात्रा के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे। उस यात्रा को लेकर इस बात को प्रचारित किया गया था कि उस यात्रा ने काफ़ी प्रभाव छोड़ा है अपने अंदर, लेकिन जो चुनाव के नतीजे बताते हैं, तेलंगाना को छोड़ के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां भारतीय जनता पार्टी की वापसी की प्रबल संभावनाएं थी, तो वो राज्य भी वो बहुत बुरी तरह से परास्त हो गई। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा फेज 1 की विफलता का कितना की छाया या कितना असर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे पड़ेगा, और इससे लोकसभा चुनाव किस तरह से कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो दुष्प्रचार है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो पहली थी वो असफल हुई है, ये सरासर झूठ। देखिए, जब कन्याकुमारी से श्रीनगर की हमारी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, उसी दौर में कर्नाटक में बीजेपी की सरकार, उसी दौर में हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, और जब यात्रा पूरी हुई, बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाए थे, इसका क्या, हम कर्नाटक में जीते, हम हिमाचल में जीते। अब उसके बाद अब सेकंड फेज की यात्रा है। अब भारत जोड़ो यात्रा ने एक सवाल पूरे देश में साफ स्पष्ट कर दिया। जो मीडिया कल तक कांग्रेस को सीरियस नहीं ले रहा था, जो मीडिया राहुल गांधी जी को सीरियस नहीं ले रहा था, उस मीडिया ने एक साफ कह दिया। जो प्रतिपक्षी दल तीसरी गठबंधन की बात कर रहे थे नहीं कि कांग्रेस से हट करके हम अलग गठबंधन बनाएंगे, भारत जोड़ो पहली यात्रा ने एक बात साफ हिंदुस्तान के एजेंडे में लिख दी, कांग्रेस को केंद्र बिंदु में रखे बिना कोई दूसरा गठबंधन आरएसएस बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता। एक बात सब ने सर्वमान रूप से सिद्ध कर दिया कि देश के तमाम लीडरों में सिर्फ एक लीडर है, राहुल गांधी, जो मोदी को हर रूप से चुनौती दे रहे हैं। उनकी आर्थिक नीतियों को चुनौती दे रहे हैं, उनकी सामाजिक नीतियों को चुनौती दे रहे हैं, उनके राजनीतिक नीतियों को चुनौती दे रहे हैं। उन्हें हर सवाल पर, चाहे से किसान आंदोलन का सवाल है, किसानों का आंदोलन तो बाद में हुआ, ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने सबसे पहले राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, तब तो मैं राज्यसभा में था, इन 3 किसान बिलों के विरोध में प्रदर्शन किया था पार्लियामेंट के अंदर। 7 हमारे सांसदों को सस्पेंड भी किया था, और उसके बाद किसान आंदोलन चला। 1 साल बाद सरकार को विड्रॉ करना था। ये कांग्रेस पार्टी थी, राहुल गांधी थी, जिनने कहा कि नोटबंदी गलत है, इससे इस देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। ये कांग्रेस थी और राहुल गांधी थी जिन्हें जीएसटी को कहा था ये जीएसटी गलत आप कर रहे हैं। ये राहुल गांधी थी जिन्होंने कहा था कि कोविड के खतरे को भारत सरकार मोदी गंभीरता से नहीं ले। उस समय राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी, और प्रधानमंत्री आदरणीय राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अहमदाबाद में तमाशा करवाने में व्यस्त थे। तो राहुल गांधी जी ने समय समय पर देश को इंगित किया, देश को कहा कि मोदी की नीतियां आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक असफल है, और उस यात्राओं ने देश को एकजुट किया, और देश में ये बात बढ़ा, हाँ, नफरत से भारत आगे नहीं बढ़, घृणा से आगे नहीं बढ़ सकता है। और उसी कड़ी में आज से मोदी जी ने, राहुल जी ने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा, जिसको उन्होंने कहा सामाजिक न्याय की यात्रा, और मणिपुर से शुरुआत की। सवाल है, क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं? 8 माह से ऊपर के दिन हो चुके हैं, 175 से ऊपर लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, 60,000 लोग अपने घरों से इधर उधर हो गए हैं, हजारों घर तबाह हो गए। राहुल गांधी प्रथम दौर में भी जब हिंसा स्टार्ट हुई तब भी लोग के आंसू पूछने के लिए गए थे, आज फिर गए। आखिर देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे? क्या कारण है? वो उस देश सबसे बड़े दुनिया और देश मणिपुर इस समय राहत का काम, हेली का काम तो प्रधानमंत्री कर सकते हैं, केंद्र की सरकारी तो कर सकती है,
कांग्रेस और राहुल गांधी जी तो समस्या के समाधान के लिए देश का ध्यान अटेंशन कर सकते हैं, भारत सरकार को कह सकते हैं आप करो, लेकिन हेल्प तो प्रधानमंत्री को करना है, आज तक वहाँ नहीं। ये सवाल है, अर्थव्यवस्था हमारी तबाह हो गई। मैंने कहा भी था कि आज सिर्फ 4% लोगों के पास 70,000 प्रति महीने की इनकम। दुनिया की इकोनॉमी में अभी कल ही एक रिपोर्ट आई जिसको भारतीय मीडिया ने छुपाया है कि मोदी जी ने किस तरह से फाइनेंस कमीशन को 14वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट को क्या कहते हैं कम करने आने की कोशिश की। जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि 50% टैक्स हिस्सा राज्यों को मिलना चाहिए, उस समय 32% मिला। तत्कालीन जो चेयरमैन थे फाइनेंस आयोग के, उन्होंने 42% की सिफारिश की। मोदी ने डायरेक्ट उनसे संवाद करने की कोशिश की कि इसको 32-32.5% कर दो। उन्होंने कहा नहीं मोदी जी, कॉन्स्टिट्यूशनली आप मेरी रिपोर्ट को स्वीकार कर लीजिए या आप इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आप किसी दबाव में नहीं। लेकिन जब लागू हुआ कि मोदी जी पीछे हटे, देश के पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि मैंने 42% लागू किए। आज एक रिपोर्ट आई है, भारत सरकार खामोश है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री ने एक संवैधानिक संस्था को, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, हर संस्था को कमजोर करने की, दबाव लेने की कोशिश की। आज ये जो रिपोर्ट आई है उससे साफ हो गया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मुकाबला कांग्रेस चारों ओर से कर रही है, और राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है, पहली फेज 1 की भी जोड़ो यात्रा और दूसरी सेकंड फेज की जो यात्रा, भारत के लोगों के सामने क्लियर कट विकल्प के रूप में कांग्रेस के जो गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, उसको प्रतिस्थापित कर रही है। और लोग कह भी रहे हैं कि हाँ, हमको हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में नई नीतियों की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। और जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी जो मूल समस्या है केंद्र में, उसको रखना होगा कि रोजगार का सवाल और महंगाई का सवाल है, इस पर लगा हुआ। क्या इंडिया गठबंधन इस चुनाव में एनडीए या बीजेपी का मुकाबला 1 to 1 कर सकेगा? उत्तर प्रदेश और बिहार में खास तौर पे असमंजस की स्थिति है, तो लोकसभा चुनाव में खास तौर पे उत्तर भारत में क्या रहेगा? नहीं, कोई भी असमंजस नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने भी राष्ट्रीय रूप से गठबंधन करने की तैयारी कर ली है। 443 से ऊपर सीटें हैं लोकसभा की। कांग्रेस ने मन बना लिया कि कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे, इतिहास में पहली बार, अखबारों मीडिया में आया भी है। और उसके बाद कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर पहली तैयारी के लिए एक कमेटी बना दी है, जिसमें हमारे सीनियर लीडर हैं, कन्वीनर हमारे मुकुल वासनिक साहब हैं, जिसमें अशोक गहलोत जी भी हैं। ये सारे लोग, हमने अपने राज्य की यूनिटों से भी और अलग अलग राज्यों में जो विपक्षी गठबंधन है उनसे भी बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सबका मकसद ये है कि ये जो खतरा है इस समय, खतरा न कांग्रेस पर है, न खतरा विपक्षी गठबंधन पर, हमारे लोकतंत्र पर, हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन पर जो खतरा है, इसका मुकाबला हम सब लोग मिलजुल कर कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। और जो न्याय इंडिया गठबंधन ने कहा भी है, हम एकजुट होकर के बीजेपी का, एक तरफ इंडिया गठबंधन रहेगा और दूसरे बीजेपी रहेगी, उनका एनडीए गठबंधन तो अब कोई रह नहीं गया। उनके पास एक दो दोनों की पार्टियों की सरकार है, तो जबरदस्त का नाम इंडिया है। तो बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में 1 to 1 मुकाबला निश्चित रूप से होगा। आखिरी सवाल, क्योंकि उत्तराखंड में पिछले 2 चुनावों में सभी सीटें बीजेपी ने जीती, तो क्या इस बार कांग्रेस रणनीति बना रही है कि वो उस हार के अंतर को कम कर सके और जीत की ओर बढ़ सके? नहीं, इस समय पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। आपने देखा भी होगा, अभी हाल में कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में संपूर्ण उत्तराखंड के पर्वतीय जो कुमाऊं क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में, नैनीताल की तराई में हमारे जिलावार कांग्रेस के सम्मेलन हुए हैं। कांग्रेस अपने पूरी तरह से एकजुट है
कांग्रेस ने जो यहाँ के छोटे दल हैं, जो यहाँ के नागरिक सिविल संगठन हैं, उनसे भी कांग्रेस बातचीत कर रही है। हमारी नई प्रभारी परसों आई थी, उन्होंने भी तमाम कांग्रेस लीडरों से बातचीत की है। आगामी 28 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं इस चुनाव के लिए। हमारे पास साफ स्पष्ट मांग है। मोदी ने इन 10 सालों में उत्तराखंड सहित हिमालयी राज्यों को कुछ नहीं दिया। ये प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड सहित हिमालयी राज्यों को, पर्वतीय राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। वो मोदी सरकार ने वापस ले लिया। ये मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जिसने उत्तराखंड सहित पूरे हिमालय राज्यों का जो कंट्रीब्यूशन था, यहाँ के जल संपदा थी, यहाँ की जंगल संपदा थी, जो हमने राष्ट्रीय हितों के लिए कुर्बान की थी। अगर हम इन पर इनका यूज़ करते हैं तो इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके आधार पर BK चतुर्वेदी कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि यहाँ को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, और वो मोदी सरकार ने उसको नहीं दिया। ये मोदी सरकार ने यहाँ का जो सबसे बड़ा रोजगार का साधन था, ब्रिटिश समय से नहीं, कुछ लोग तो यहाँ भी कहते हैं मुगल आर्मी में तक उत्तराखंड के लोगों ने अपनी सैन्य प्रतिभा का लोहा अपना था। उस सैन्य परंपरा को आपने हमारे रोजगार पर सबसे उठा रखा था। इसी जहाँ हम बैठे हैं, टनकपुर से लेकर बागेश्वर हैं, टनकपुर से लेकर जौलजीबी, रामनगर से लेकर चौखुटिया के रेल मार्ग थे, वो इन 10 सालों में कहीं नहीं दिख रहे हैं। यही थी टनकपुर से जौलजीबी की भारत सरकार ने स्वीकृत रोड थी, 850 करोड़ का बजट भी स्वीकृत किया था। सेना को कम से कम 100 से 125 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो रही थी। कुमाऊं को एक नई आर्थिक युग की शुरुआत होती है, जो हमारे इंटीरियर के पर्यटन का क्षेत्र है। किसान और काश्तकारों का आलू हो, राजमा हो, अन्य इसी के लिए एक नई मंडी प्रवेश मिल रही थी। वो रोड आज तक नहीं बन पाई है ना। सवाल है पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए, जो खेती है उसके लिए एक नए दृष्टिकोण की ज़रूरत थी। जो भारत सरकार में जब हमारी सरकार थी, सारे हिमालयी राज्यों में कृषि के संदर्भ में नई रणनीति भारत सरकार देगी, वो पहल रह गई। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पास पर्याप्त मटेरियल है हमारे पास, इसलिए आज राज्य के मुख्यमंत्री जगह जगह कह रहे मंदिरों में भजन करो। हमारा तो सवाल है कि इन सवालों पर हमारा विशेष राज्य का दर्जा कहाँ गया। आपने अग्निवीर योजना के द्वारा भारत की सुरक्षा व्यवस्था को ही कमजोर नहीं किया, उत्तराखंड के लोगों के रोजगार पर उठारा घाट डाला। हमारी जो अस्पताल की योजनाएं थी, जम्मू कश्मीर में 2 एम्स हो सकते हैं, हमने 1 एम्स उत्तराखंड के कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में मिला, उस पर आपने कोई पहल नहीं की। तो आखिर मोदी किस बिना पर कहेंगे कि डबल इंजन ने उत्तराखंड को ये दिया। हमारी तो क्लियर है, हमने विशेष राज्य का दर्जा दिया, हमने सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमारे द्वारा हुआ। तो मैं समझता हूँ चुनौती में साफ स्पष्ट है और जनता उसको समझ भी रही है। लेकिन भू कानून और मूल निवास को लेकर कांग्रेस में एक अंतर्द्वंद है। तिलक राज बेहड़ साहब का एक स्टैंड पार्टी अलग है, तो बीजेपी और कांग्रेस के स्टैंड में इसमें फर्क क्या है? क्या भू कानून को लेकर और मूल नागरिकता को लेकर पार्टी का क्या दृष्टिकोण है? देखिए, कांग्रेस में भू कानून को लेकर के और भूमि मूल निवास पर कोई भी विरोधाभास नहीं। ये कांग्रेस पार्टी थी। मैं पहली हमारी कांग्रेस की थी नरेंद्र तिवारी जी, जो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में हमारे प्रदेश के मुख्य थे। सबसे पहले उन्हीं के ज़माने में जो उत्तराखंड के लोगों की चिंता थी कि पर्वतीय क्षेत्र में जो किसी की ज़मीन है वो धीरे धीरे बिक रही है, गरीब लोगों के हाथों से दूर है। उसी समय सबसे बड़ा सशक्त कानून बनाया गया था कि गैर राज्य के वासियों को कृषि की ज़मीन को खरीदने से प्रतिबंध किया गया था। बाहरी राज्य के लोग जो यहाँ आकर के स्थायी रूप से बसना चाहते हैं, उनके लिए एक सीमित कर दिया गया था, जो एक मकान बनाने के लिए प्रारंभ किया गया और उसका राज्य में समर्थन भी हो। लेकिन जैसे जैसे भाजपा की सरकार आई, पार्टी की सरकार बनी, उस कानून का शिथिलीकरण किया गया और अंत में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने तो उस कानून को इतना खत्म किया एक तरह से कि जिलाधिकारियों को पावर दे दी गई कि किसी भी उद्योग के नाम पर जिलाधिकारी कृषि भूमि को दे सकते हैं। कोई ये पूछने वाला नहीं था, ना उसमें कोई शर्त थी कि जिस उद्देश्य के लिए भूमि दी जाएगी, अगर एक निश्चित सीमा के अंदर वो कार्य नहीं किया गया, क्या वो भूमि किसानों को वापस चली जाएगी या वो भूमि
राज्य में समाहित हो जाएगी। सबसे पहले आज ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी बताए तो सही, पता चला कोई कमेटी बनी कि आप यहाँ के कृषि भूमि को रोकने के लिए क्या नियंत्रण आपने कानून किया। और कांग्रेस ने एक साफ कहा कि हम जो कांग्रेस न्यायमय तिवारी जी के समय का कानून था उस पर हम स्टिक है, उसी तरह का हम कानून चाहते हैं। मूल निवास का जहाँ तक सर हर व्यक्ति मूल निवासी है। इस राज्य की जो कमजोर वर्ग के लोग में मैं हूँ, मुझे तो मूल निवास के आधार पर ही जाति सर्टिफिकेट मिलता है। इस देश का कानून जो 1950 में रहता था उसी समय उसको अनुसूचित जाति का भी जनजाति का सर्टिफिकेट मिला। तो वो मूल निवास कानून को राज्य की सरकार को लागू करने से किस बात का वो है। हाँ, तिलक राज जी की जो चिंता है वो हमारी भी चिंता है। लेकिन एक बात है, देश विभाजन की त्रासदी से जब गुजर रहा था, हजारों परिवार उस विभाजन के जिसको भारतीय जनता पार्टी बड़ा भुनाना चाहती है, उस दर्द से हिंदुस्तान में लौटे थे। उस समय हमको गौरव है, हमारे नेता आदरणीय गोविंद पंत जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए कहा हम आपको बचाएंगे, और तराई में हमने उन लोगों को जगह दी। तो उस पर देश में बहुत से कानून बनते हैं, उनके आवाज भी होते हैं। तो तिलक राज बेहड़ जी की यही तो चिंता है, उनके हितों को सुरक्षित किया जाए। तो उसमें तिलक राज बेहड़ जी ने भी कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहता जी ने भी कहा। तो सरकार क्यों नहीं अपने स्टैंड को करती है कि जिस त्रासदी का बहुत राजनीतिक उपयोग करते हैं हमारे कांग्रेस ने, तो हमारे बड़े नेताओं ने तो बड़े हृदय के था, उनको इस जमीन पर बसने का स्वागत किया। उनके बीच पर कोई ऐसा सिग्नल नहीं देना चाहिए कि जिससे उनको लगे हमको अलग। सवाल अंत में एक सवाल भी पूछा था, मैंने बहुत से लोगों से पूछा, जब जब चुनाव आते हैं, चाहे राज्य के विधानसभाओं के चुनाव हो, चाहे संसद के चुनाव हो, भू कानून के नाम पर अंदरूनी और बाहरी का ध्रुवीण कर करके क्या इसके पीछे कौन था। और मुझे लगता है इस सांप्रदायिक दोनों के पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, जो अपनी असफलता को छुपाने के लिए बाहरी और अंदरूनी लड़ाई को बढ़ा देना चाहती है। जब हिमाचल प्रदेश का कानून है, वहाँ तो हिमाचल प्रदेश में कृषि जमीन, वहाँ का स्थायी निवासी भी अगर वो कृषि पर आधारित रोजगार नहीं है, अगर वो गैर कृषक है, वो कृषक जमीन भी नहीं खरीद सकता। यही हमारी चिंता भी है। तो इसलिए मैं लगता हूँ कि इस विवाद को जो कांग्रेस और बीजेपी को एक खाड़ करते, इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। और हम तो बीजेपी से सवाल करते हैं, आप अपना स्टैंड कीजिए। थैंक यू।